हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके मिनिमाइजर की इस यूट्यूब चैनल पे। आज अपने कवर करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल के बारे में। ओवरऑल अगर अपने देखा जाए कि राजस्थान के जो प्रमुख सभ्यता स्थल है उसमें विशेष रूप से 5 ऐसे सभ्यता स्थल हैं जिनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। साथ साथ में आजकल किसी भी भर्ती प्रतियोगिता से संबंधित जो सिलेबस जारी होता है उसमें पर्टिकुलर ये चीज मेंशन की हुई होती है कि कौन सी सभ्यता स्थल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन्हीं 5 सभ्यताओं स्थल के बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। इन सभ्यताओं स्थल से संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो फैक्ट पूछे गए हैं, उनको सभी को एक साथ अपने यहाँ पर समराइज रूप से कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की, जिनमें बात करेंगे सबसे पहले अपने कालीबंगा सभ्यता स्थल के बारे में। देखिए, सभ्यता स्थल से संबंधित जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, विशेष रूप से उनमें बात करें सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर सभ्यता स्थल के बारे में, एक तो लोकेशन पूछी जाती है। सेकंड थिंग जो पूछी जाती है कि ये जो सभ्यता स्थल है, किसी भी पर्टिकुलर सभ्यता स्थल के बारे में कि कौन सी नदी के किनारे है, इसकी खोज किसने की है, उत्खनन कार्य किसने किया है, और विशेष रूप से यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन अपने पूछे गए हैं इन पर्टिकुलर 5 सभ्यता स्थल से संबंधित, वो अपने एक साथ यहाँ पर पूरा कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने देखें कालीबंगा सभ्यता के बारे में। तो वर्तमान में अगर बात करें तो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है। अब कालीबंगा का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कि जब यहाँ पर खुदाई हुई थी उस समय यहाँ पर काली रंग की जो चूड़ियां प्राप्त हुई थी, उसके नाम के आधार पर इसको क्या बोला गया है? कालीबंगा बोला गया है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुए हैं? काले रंग की चूड़ियां, या फिर कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है क्या बोला जाता है? काले रंग की चूड़ियां। क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना इसके उपनाम क्या-क्या है? क्या-क्या नाम इसको अन्य नामों से जाना जाता है? तो एक है निर्धन सभ्यता, दीनहीन बस्ती भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। मकान जो यहाँ पर निर्मित किए गए थे, जो यहाँ पर अपने को साक्ष्य देखने को मिलते हैं, किस प्रकार से देखने को मिलते हैं? कच्ची ईंटों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको अपने क्या बोलते हैं? दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें पर्टिकुलर ये कौन सी नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। नदियों से संबंधित ऑलरेडी अपने ये पार्ट कवर कर चुके हैं। उस समय भी अपने कुछ बेसिक चर्चा की थी कि घग्गर नदी के किनारे कौन सा सभ्यता स्थल विकसित है, तो वही कौन सा है? अपना कालीबंगा। और यहीं पर अपने जैसे चर्चा करते हैं कि कौन सी नदी के किनारे यह विकसित सभ्यता स्थल है, तो कालीबंगा सभ्यता स्थल है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जो किस प्रकार की नदी है ये भी आपको ध्यान में रखना है। इससे संबंधित ऑलरेडी अपने कवर कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर इसका कालक्रम। अपने एक कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर एक बेसिक रूप से एक आइडिया लगा सकते हैं कि यह जो कालीबंगा सभ्यता स्थल था, अब वर्तमान समय से कितने पहले यहाँ पर ये विकसित हुआ करता था, किस समय ये यहाँ पर निवास करते थे। तो कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार यहाँ पर है कालीबंगा सभ्यता स्थल का जो कालक्रम है लगभग कितना है? 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर जो कालीबंगा सभ्यता स्थल है उसका कालक्रम कितना है। इसके अलावा कालीबंगा में सभ्यता स्थल होने की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? ये दी थी एलपी टेस्टिडोरिन। किसके द्वारा ऐसा सभ्यता स्थल खोजे जाने का प्रयत्न किया गया था, या फिर इसके बारे में जानकारी जुटाने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? एलपी टेस्टिडोरिन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर अपने खोज की बात करें। ये भी क्वेश्चन काफी बार अपने एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी खोज के बारे में। तो अपने बात करें अगर है कालीबंगा सभ्यता स्थल की खोज के बारे में, तो अमलानंजी घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1952 में। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपना उत्खनन। तो ये इस सभ्यता स्थल का खोज तो किसके द्वारा की गई है? अमलानंजी घोष के द्वारा की गई है, लेकिन यहाँ पर जो उत्खनन का जो कार्य है, खुदाई का जो कार्य है, किसके द्वारा? बीबी लाल, ब्रिजवासी लाल और बी के थापर, बालकृष्ण थापर व सहयोगी है के एमडी खरे व के एम श्रीवास्तव के द्वारा लगभग 1961 से 1969 तक इसका सभ्यता स्थल का खुदाई का कार्य संपन्न किया गया। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि इसकी खोज अमलानंद जी घोष के द्वारा की गई है, लेकिन उत्खनन का कार्य है, खुदाई का जो कार्य किसके द्वारा किया गया है? बीबी लाल और बी के थापर। ये दो नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं।
नेक्स्ट है नगरीय सभ्यता भी इसको बोला जाता है और यहाँ पर कांस्य युगीन सभ्यता किसी भी पर्टिकुलर सभ्यता स्थल से संबंधित है जो वहां पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर अपने एक बेसिक रूप से आइडिया लगा सकते हैं कि यह जो सभ्यता स्थल है कितने समय पुरानी है। जैसे जैसे मानव ने जो अपने धातुओं का आविष्कार या फिर धातुओं का यूज करना सीखा था उसके आधार पर जो साक्ष्य जो अपने को यहाँ पर इन सभ्यता स्थल के माध्यम से प्राप्त होते हैं उसी के आधार पर अपने एक बेसिक रूप से एक आइडिया लगा सकते हैं कि यह जो पर्टिकुलर सभ्यता स्थल है किस समय विकसित हुआ था। यह किस प्रकार का सभ्यता स्थल है? कांस्य युगीन सभ्यता स्थल है। अभी तक कालीबंगा सभ्यता के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जो सबसे चीजें ध्यान रखनी है कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां, क्योंकि यहाँ पर अपने को काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है अपना यहाँ पर इसको दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद जी घोष के द्वारा 1952 में इसकी खोज की गई थी और उत्खनन का जो कार्य किया गया है बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा इसकी उत्खनन या फिर खुदाई का कार्य संपन्न किया गया और यह किस प्रकार की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट बात करें अपनी कालीबंगा से संबंधित कुछ प्राप्त साक्ष्यों के रूप में, तो इसे हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माना गया है। यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति तथा सिंधु समकालीन संस्कृति दोनों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर जब जब खुदाई हुई है विशेष रूप से यहाँ पर 5 प्रकार के साक्ष्य या फिर 5 स्तर अपने को खुदाई को देखने को मिलते हैं। तो एक बेसिक रूप से अपने आइडिया लगा सकते हैं कि यह जो सभ्यता स्थल है वो विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता स्थल का जो प्रारंभिक जो काल है लगभग 6000 वर्ष पूर्व भी है, क्योंकि यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनसे एक बेसिक रूप से अपने यहाँ पर आइडिया लगा सकते हैं। यहाँ खुदाई में 2 टीले मिले हैं जिसमें एक तो है पश्चिमी टीला जो है जिसे दुर्ग टीले के नाम से और एक है पूर्वी टीला जिसे नगर टीला के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से सभ्यता स्थल से हमें जो दोहरा परकोटे के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों जो बस्तियां हैं जिसे पश्चिमी टीला और पूर्वी टीले के नाम से अपने जान सकते हैं, दोनों बस्तियों को अलग अलग सुरक्षात्मक कच्ची ईंटों से बनी दीवार से सुरक्षित किया गया था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? दोहरा परकोटा युक्त सभ्यता स्थल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दोहरे परकोटे युक्त कौन से सभ्यता स्थल है, तो उसका क्या नाम है? कालीबंगा। नेक्स्ट है कालीबंगा के उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि यहाँ पर है जो उत्खनन जो कार्य हुआ था बीवीलाल और बीके थापर के द्वारा 1961 से 1969 के बीच में, तो यहाँ पर 5 स्तर प्राप्त हुए हैं जिसमें जो प्रथम 2 स्तर है उसमें हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिले हैं और जो 3 स्तर और है तीसरा चौथा और जो 5वें जो स्तर है यहाँ पर हड़प्पा जो सभ्यता है उसके समकालीन यहाँ पर साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो ऐसे एक बेसिक रूप से अपने एक आइडिया लगा सकते हैं कि यह जो सभ्यता स्थल है किससे भी पुराना है? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है। अब इसके अलावा यहाँ पर निर्माण कार्य की बात करें तो कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा नगर था। यहाँ संपूर्ण पर काटती हुई सड़कें जिसे जाल ऑक्सफोर्ड पत्ती के नाम से अपने जानते हैं यहाँ पर मिली है, क्योंकि यहाँ का जो नगर नियोजन था, जो नगर की जो बसावट थी वो विशेष रूप से सुव्यवस्थित रूप से थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? एक जाल या फिर ऑक्सफोर्ड पत्ती के आधार पर इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें थी वो समकोण पर काटती हुई थी और इसको क्या बोला जाता है? जाल या फिर ग्रिड नुमा पत्ती के नाम से इसको जाना जाता है। और जो मकानों का निर्माण था कच्ची ईंटों के द्वारा होता था। जैसे अपने पीछे जो स्लाइड थी उसमें जिक्र किया था, इसको दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो मकान के जो निर्माण होता था, भवनों का जो निर्माण होता है किसी विशेष रूप से किससे होता था? कच्ची ईंटों से होता था। इसलिए इसको मकानों का निर्माण किससे? कच्ची ईंटों द्वारा होता था। लेकिन उसके जो दरवाजे होते थे मुख्य सड़क पर ना होकर जो बस्ती की जो गली हुआ करती थी उसमें खुलती थी, मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी। तो इनमें जो कच्ची ईंटों मकानों का निर्माण होता था विशेष रूप से किससे? कच्ची ईंटों द्वारा होता था और जिसके दरवाजे किसमें खुलते थे? गली के अंदर खुलते थे। नेक्स्ट बात करें कि फर्श में अलंकृत व सजावटी ईंटें मिली है। यहाँ का जो अपने भवन बोल सकते हैं, भवन के अंतर्गत जो फर्श देखने को मिले हैं, फर्श के जो साक्ष्य मिले हैं उसमें विशेष रूप से जो अलंकृत व सजावटी ईंटें देखने को मिली है, पक्की ईंटों की नाली देखने को मिली है, स्नानागार देखने को मिला और चबूतरे में कुएं भी देखने को मिले हैं। ये कुछ साक्ष्य मिले हैं। लेकिन विशेष रूप से अपने एग्जाम ओरिएंटेड बात में तो विश्व में सबसे पहले लकड़ी के नाली के जो अवशेष हैं वो अपने को कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। तो लकड़ी के नाली के अवशेष ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। विश्व में सर्वप्रथम माना जाता है कि लकड़ी के नाली के अवशेष सर्वप्रथम अपने
कालीबंगा सभ्यता में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो विशेष रूप से जो भवन देखने को मिले हैं, भवन के जो साक्ष्य मिले हैं, उनमें ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जो मकान हुआ है, मकान जो मिले हैं, उनमें दरारें हैं। तो अपने एक बेसिक रूप से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर अपने को जो प्राचीन काल जब भी ये सभ्यता विकसित थी, उस समय भूकंप भी यहाँ पर आया हुआ था। तो यहाँ पर भूकंप के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अग्निकुंड और 7 हवन कुंड, अपने अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो एक यहाँ पर एक पशु बलि के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। पशु बलि के जो अगर साक्ष्य देखने को भी यहाँ पर मिले हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर क्या चीजें मिली है, 7 अग्निकुंड या फिर अग्नि वेदिकाएं भी देखने को मिले हैं, साथ साथ में तंदूर के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अपने जुते हुए खेत के साक्ष्य एग्जाम में आ चुका है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कौन से सभ्यता स्थल से देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सा है अपना कालीबंगा। और यहाँ पर एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी, कौन से विशेष रूप से गेहूं व जौ की फसलों के विशेष रूप से साक्ष्य मिले हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं जिसमें एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ के जो निवासी थे, वो कपास की खेती भी करते थे। लेकिन विशेष रूप से अगर अपने जुते हुए खेत के रूप में फसलें एक साथ अगर देखने को मिलती है, तो विशेष रूप से कौन सी है, गेहूं व जौ की फसल के प्रमाण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ का पशुपालन के बारे में। तो प्रमुख जो पालतू पशु हुआ था, कुत्ता था, लेकिन यहाँ पर ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। इसके ऊंट की अस्थियों के साक्ष्य देखने को मिले हैं। अंतिम संस्कार की बात करें तो यहाँ पर बस्ती के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है। इसके बस्ती के दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला है, जिनमें 3 प्रकार के शवाधान पत्तियां हैं। शवाधान पत्ती की बात करें तो एक तो पूर्णतः शवाधान होता है, एक आंशिक होता है, एक प्रतीकात्मक होता है। तो यहाँ पर तीनों प्रकार की शवाधान पत्ती देखने को मिली है, जिसमें विशेष रूप से जो शव हुआ करता था, उनका सिर उत्तर में और पैर दक्षिण में हुआ था। अपवाद स्वरूप एक जो शव है, उसका सिर कहाँ पर है, दक्षिण में, और पैर किसमें है, उत्तर में है। जो कब्रें हैं वो किस प्रकार की अंडाकार या फिर आयताकार कब्र हुआ करती है। और जो प्रतीकात्मक शवाधान के साक्ष्य भी देखने को मिले हैं, युगल समाधि के साक्ष्य को देखने को मिले हैं, और पुनर्जन्म से संबंधित विश्वास का भी संकेत देखने को मिले हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कुछ साक्ष्य मिले हैं, उनमें शव के साथ में जो कपड़े हैं या फिर जो आभूषण हैं, बर्तन हैं, उनके अवशेष भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो निवासी है पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। नेक्स्ट शल्य चिकित्सा की जानकारी देखने को मिलती है, क्योंकि एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। तो एक यहाँ पर है शल्य चिकित्सा की जानकारी का भी स्रोत अपने को कहां से देखने को मिलता है, कालीबंगा सभ्यता स्थल से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है उसके अलावा कुछ अन्य जानकारी में तो पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी देखने को मिली है, हड्डियों से बनी सलाइयां देखने को मिली है, कांस्य के दर्पण, हाथी दांत का कंघा, ये इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत का कंघा देखने को कहां से मिलता है, कालीबंगा सभ्यता स्थल से देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ से बेलनाकार मोहरे मिली है, मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती। तो अगर यहाँ पर जो सभ्यता स्थल से जो मोहरे देखने को मिली है, तो उसमें किस प्रकार की है, मेसोपोटामिया सभ्यता से मिलती जुलती है। तो एक अपने यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ के जो निवासी थे, वो व्यापार वाणिज्य में भी संलग्न थे, या फिर विदेशी व्यापार के रूप में भी यहाँ पर ये कार्य करते थे। इसके अलावा यहाँ की जो लिपि है, यहाँ की लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी होती है। जैसे अपनी बात करें तो बेसिक रूप से अपने किस तरफ से लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। लेकिन जो कालीबंगा सभ्यता स्थल से जो चीजें अपने को लिखित साक्ष्य जो मिले हैं, उनकी जो लिपि है इस प्रकार की है, दाएं से बाएं लिखी है, जिसको अपने बोलते हैं कीलाक्षर लिपि या फिर बुस्टोफिन के नाम से जाना जाता है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। उनमें क्या चीज लिखा है, स्पष्ट रूप से किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो उस प्रकार की लिपि को अपने क्या बोलते हैं, कीलाक्षर लिपि या फिर बुस्टोफिन लिपि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अपना दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बोला है। इंपॉर्टेंट अपने लिए पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी किसको बोला जाता है, तो वो कौन सा अपना कालीबंगा सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट है कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना 1985-86 में की गई है। यहाँ पर जो अपने को प्राप्त साक्ष्य हुए हैं, उनको एक जगह स्टोर करके रखा गया है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, संग्रहालय बोलते हैं। उसकी जो स्थापना हुई कब हुई है, 1985-86 में हुई है। और कहाँ पर हुई है, कालीबंगा स्थल में हुई है। कालीबंगा जहाँ पर जो सभ्यता स्थल है, तो वहीं पर एक संग्रहालय बनाया गया है, और वहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनको वहां पर स्टोर किया गया है। और कब किया गया, 1985-86 में। तो ये अपने को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एग्जाम ओरिएंटेड जो सारे फैक्ट अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी फैक्ट को यहाँ पर अपने समराइज कर लिए हैं कालीबंगा सभ्यता स्थल से संबंधित। नेक्स्ट अपने बात करेंगे नेक्स्ट सभ्यता स्थल के बारे में, जो कि है गणेश्वर सभ्यता।
गणेश्वर जो वर्तमान में नीमका थाना जिले में है। पहले अपने इसको कहाँ पर पढ़ते थे? नीमका थाना में नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो नया जिला बन चुका है नीमका थाना में जो सभ्यता स्थल है उसका क्या नाम है? गणेश्वर। लगभग जो इसका कालक्रम माना जाता है लगभग 2800 ईस्वी पूर्व का माना जाता है और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। किसके द्वारा माना गया है? डॉक्टर विजय कुमार ने रेडियो कार्बन पत्ती के आधार पर कहा है, क्योंकि जो ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उसमें कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर सबसे जो प्राचीन जो सभ्यता मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है? गणेश्वर मानी जाती है, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं के जननी बोला जाता है। इसके अलावा ताम्र सिंचाई संस्कृति के नाम से भी गणेश्वर सभ्यता को जाना जाता है। कौन सी नदी के किनारे है? अगर आपको पूछ दिया जाए तो कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी जो आंतरिक प्रवाह की नदी है, झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली, वही कौन सी है? कांतली नदी है। इसके किनारे कौन से सभ्यता स्थल है? गणेश्वर सभ्यता स्थल है। नेक्स्ट बात करें अपनी खोज एवं उत्खनन की, तो गणेश्वर सभ्यता की जो खोज एवं उत्खनन का जो कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? रतन चंद्र जी अग्रवाल के द्वारा 1975 में इस सभ्यता स्थल की खोज का कार्य किया गया था। उन्हीं के द्वारा ये उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था। तत्पश्चात इनमें रतन चंद्र जी अग्रवाल का सहयोगी थे विजय कुमार जी 1970 में। यहाँ पर महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक उपकरण व वस्तुएं प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाणिक वस्तुएं व प्राप्त हुए हैं, जिनमें विशेष रूप से अपने बात करें तांबे का बाणागर, बाण का अग्रभाग होता है, क्या बोलते हैं अपने? बाणागर बोलते हैं। तो यहाँ इस सभ्यता स्थल से विशेष रूप से जो अपने को साक्ष्य मिले देखने को, उनमें एक है बाणागर, एक है मछली पकड़ने के कांटे। ये दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो हाईलाइट जो चीजें की हुई है वो सारे अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पीछे के एग्जाम है कहीं ना कहीं अपने को पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर अपनी बात करें वापस से गणेश्वर सभ्यता के अंतर्गत एक तो तांबे का बाणागर प्राप्त हुए हैं, मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं, इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी, फरसे, घुमावदार शीर्ष युक्त जो पिने आदि भी देखने को मिली है। यहाँ से प्राप्त तांबे के उपकरणों में ताम्र ऐशक की जो प्रचुरता है लगभग कितनी है? 99% है। लगभग कितनी है? 99% है। यहाँ मकान पत्थरों से बनाए गए हैं, पत्थरों से बनाए जाते थे और एकमात्र सभ्यता स्थल जहां से उत्खनन के दौरान पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट अपने लिए स्टार मार्क करना है अपने को कि कौन से सभ्यता स्थल से अपने को पत्थर के बांध देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सा है? अपना गणेश्वर। इसके अलावा यहाँ पर पत्थरों से मकान बनाया जाता है, क्योंकि गणेश्वर या फिर इसके आसपास का शेखावटी जो क्षेत्र है यहाँ पर पत्थर प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ के जो निवासी थे वो मकान बनाने में किसका यूज करते थे? पत्थर का यूज करते थे। और यहाँ पर अपने को बाण जो अपना बांध है, पत्थर का बांध है, वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपने इससे संबंधित है, यहाँ 6 प्रकार के मृद बांध मिले हैं। मृद बांध का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। मृदभांड का मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। यहाँ से लगभग 6 प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, जिसे कृष्ण वर्णी मृद पात्र बोलते हैं। इस प्रकार के यहाँ पर काले काले मिट्टी के बर्तन विशेष रूप से प्राप्त हुए हैं और कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के बोले हैं, जिनको अपने क्या बोलते हैं? कृष्ण वर्णी मृत पात्र के नाम से भी जानते हैं। गणेश्वर सभ्यता में तांबे की आपूर्ति खेतड़ी की खानों से होती थी। लगभग संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे की जो आपूर्ति है गणेश्वर से होती थी, इसलिए गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जा चुका है कि पुरातत्व का पुष्कर किसको बोला जाता है? गणेश्वर को बोला जाता है। किसे सभ्यता स्थल को? गणेश्वर को। चलिए, गणेश्वर से संबंधित ये सारी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है। एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो यहाँ पर अपने कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करें अपनी आहट सभ्यता के बारे में। आहट कहाँ पर है? उदयपुर में। कालक्रम की बात करें, आहट सभ्यता से संबंधित 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता स्थल का कालक्रम माना जाता है। और किस प्रकार की सभ्यता स्थल है? ताम्रपाषाण सभ्यता स्थल है। प्राचीन नाम की अगर अपन बात करें आहट सभ्यता की, तो ताम्रवती नगरी, तांबावती या फिर आघाटपुर के नाम से इसको जाना जाता है। आयड नदी के किनारे यह स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? आयड नदी के किनारे सभ्यता स्थल विकसित हुए, उसका क्या नाम है? आहट सभ्यता। धूलकोट आयर नदी के किनारे स्थित ऊंचे टीले को स्थानीय जो नाम है तो क्या बोलते हैं? धूलकोट के नाम से जाना जाता है। बनास संस्कृति भी इसको बोला जाता है, जो एच.डी. सांकलिया ने बोला था। एच.डी. सांकलिया ने इस सभ्यता स्थल को बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है और एच.डी. सांकलिया ने ही इस सभ्यता स्थल के बारे में सबसे ज्यादा खुदाई या फिर उत्खनन का कार्य संपन्न किया है। ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता या फिर मृतकों का टीला या फिर महाशक्तियों का टीला भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक सभ्यता स्थल से खुदाई से ऐसा पता चलता है कि यह जो सभ्यता स्थल है लगभग 8 बार तो उजड़ी थी और 8 बार ही विकसित हुई थी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? महाशक्तियों का टीला या फिर मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है।
लाल काली मृद भांडों की संस्कृति मतलब यहाँ पर जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मिट्टी के बर्तन से संबंधित, उनमें विशेष रूप से कैसे हैं, लाल व काले मिट्टी के पात्र मिले हैं अपने को। गोरे व कोठे की सभ्यता भी इसको बोला जाता है, क्योंकि जो गोरे व कोठे हैं अनाज रखने के बड़े जो मृद भांड हुआ करते थे, उनको गोरे व कोठे के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है एग्जाम में कि गोरे व कोठे क्या है। तो ये क्या है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड है, और कौन सी सभ्यता स्थल से संबंधित रखते हैं, तो वो कौन सी अपनी आहड़ है। नेक्स्ट बात करें अपने उत्खनन और खोज के बारे में, तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसका खोज व उत्खनन का कार्य 1953 में किया गया था। इसके पश्चात में रतन चंद्र जी अग्रवाल के द्वारा 1956 में उत्खनन का कार्य संपन्न किया गया। नेक्स्ट है वीएन मिश्र व एचडी सांकलिया ने भी 1961 में इसका कार्य उत्खनन का कार्य संपन्न किया गया था। तो विशेष रूप से जो उत्खनन की शुरुआत की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। उत्खनन के समय राजस्थान सरकार द्वारा विजय कुमार व पीसी चक्रवर्ती को भी नियुक्त किया गया था। जब इसके उत्खनन कार्य संपन्न किए जा रहे थे, उस समय राजस्थान सरकार ने जो अपनी प्रतिनिधि मंडल है वो के रूप में किसको भेजा था, विजय कुमार जी और पीसी चक्रवर्ती को। नेक्स्ट आहड़ से प्राप्त साक्ष्य। यहाँ के उत्खनन से कुछ प्रमुख रूप से जो साक्ष्य देखने को मिले हैं, उनमें सबसे पहले बात करें कि स्फटिक पत्थरों के अवशेष मिलते हैं। जो ऐसे पत्थर है जिनका औजार बनाने प्रयुक्त होते हैं, उनको अपने क्या बोलते हैं, स्फटिक पत्थर बोलते हैं। तो यहाँ उनके अवशेष देखने को मिले हैं। इसके अलावा लगभग 40 तांबे की खदानें देखने को मिली हैं, तांबे गलाने की भट्टियां देखने को मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी, बर्तन एवं औजार देखने को मिले हैं। आहड़ सभ्यता के निवासी काला पत्थर, शिष्ट पत्थर, क्योंकि इसके जो आहड़ या फिर उदयपुर के आसपास में शिष्ट पत्थर है या फिर जो काला पत्थर है वो काफी देखने को मिलता है। तो यहाँ के जो निवासी थे जब अपना स्थानीय निवास बनाते थे, अपने मकान का जब निर्माण करते थे, उस समय मकान की नींव तो किससे भरते थे, काले पत्थर से भरते थे, और मकान की दीवारें हैं वो धूप में सुखाए ईंटों व पत्थरों से बनाते थे। और यहाँ की जो छत हुआ करती थी वो कच्ची हुआ करती थी, उनमें विशेष रूप से यहाँ पर अपने बात करें बांस से बनाया जाता था, उसके बाद में मिट्टी का लेप किया जाता था छत के निर्माण में। लेकिन यहाँ पर अगर आपको पूछ लिया जाए नींव के बारे में, तो काले पत्थर या फिर शिष्ट पत्थर से ये नींव भरते थे, और उसके पश्चात में मकान की जो दीवारें होती थी वो सूखी मकान की जो दीवारें होती थी वो धूप में सुखाए ईंटों व पत्थरों से बनाए जाते थे। आहड़ निवासी कृषि कार्य करते थे और विशेष रूप से चावल उत्पादित किया करते थे, विशेष रूप से चावल। और अपने जब चर्चा की थी कालीबंगा के बारे में, जब दोहरी अपनी फसल के बारे में चर्चा की थी, उसमें जो अपने कौन से फसलें देखने को मिले थे वो आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करना है। नेक्स्ट है कि मकानों में 2, 3, 6 चूल्हे देखने को मिले जो संयुक्त परिवार का प्रमाण है। किस प्रकार का, संयुक्त परिवार का या फिर पितृसत्तात्मक भी अपनी बोल सकते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा भी देखने को मिलती है। कौन से सभ्यता स्थल से, आहड़ से, क्योंकि यहाँ पर अपने को जो साक्ष्य मिले हैं विशेष रूप से 2, 3 और 6 अलग अलग जो प्रकार के चूल्हे देखने को मिले हैं, जिनमें एक तो सबसे पहले संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, साथ साथ में पितृसत्तात्मक परिवार प्रथा भी देखने को मिलती है। यहाँ से बेल की मिट्टी की मूर्ति मिली, जिसे पुराविदों ने क्या बोला है, बनाशीन बुल के नाम से जाना है या फिर बनाशीन बुल कहा है। यहाँ शव को कपड़ों व आभूषण सहित गाड़ते थे, शव का सिर उत्तर की तरफ रखा जाता था। कहने का मतलब है कि यहाँ के जो निवासी हैं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, क्योंकि जब शव ये गाड़ते थे उस समय शव के साथ में कपड़े और आभूषण भी रखते थे। यहाँ से तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं मिली हैं और 3 मोहरे मिले हैं। इनमें एक मुद्रा पर त्रिशूल व दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो भी दिखाया गया है। तो यहाँ जो 6 यूनानी मुद्राएं मिले हैं, इससे अपने एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ के जो निवासी थे यूनान वालों के साथ में भी क्या करते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। और जो मुद्राएं मिले हैं उनमें एक मुद्रा पर क्या मिला है, त्रिशूल मिला है, और दूसरी तरफ उनमें यूनानी देवता अपोलो दिखाया गया है। नारी की खंडित मूर्ति मिली है, और इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहड़ का जो विनाश है बाढ़ या फिर प्राकृतिक आपदा के द्वारा हुआ था। तो ये भी इनके बारे में ध्यान रखना है। आहड़ से संबंधित जो अपने इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यहाँ पर अपने कवर किए हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट अपने सभ्यता है वो कौन सी है, बालातल। बालातल जो वल्लभनगर तहसील में उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है। इनमें बात में कौन सी नदी के किनारे, बेड़च नदी के किनारे स्थित है। ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। इसकी जो खोज है वीएन मिश्र के द्वारा की गई है, और उत्खनन का कार्य भी वीएन मिश्र के द्वारा 1993 में किया गया है। यहाँ पर विशेष रूप से अपने जो प्राप्त साक्ष्य मिलते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनमें देखें सबसे पहले कि मिट्टी से बनी सांड की मूर्ति प्राप्त हुई है, तांबे के औजार मिले हैं, तांबे के औजार में विशेष रूप से कुल्हाड़ी है, छेनी है, चाकू है, तांबे की मुद्राएं आदि देखने को मिली है। और उत्खनन से प्राप्त कुछ मृद भांड है, जो मिट्टी के जो बर्तन है, तांबे के औजार मिले हैं, और मकानों पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा 11 कमरों के दुर्ग के अवशेष भी देखने को मिले हैं।
5 लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं और बेराट के पश्चात दूसरा ऐसा स्थल है जहां से कपड़े का टुकड़ा भी प्राप्त हुआ है। तो दोनों ध्यान रखने हैं कि कपड़े का साक्ष्य अपने को कौन से सभ्यता स्थल से देखने को मिलता है। तो एक तो है अपना बेराट और दूसरा कौन सा है, वल्लभ नगर में स्थित कौन सा, बालाथल सभ्यता स्थल। तो दोनों इंपॉर्टेंट है अपने। और इसके अलावा यहाँ पर जो एक है कि 5 लोहा गलाने की भट्टियां हैं, इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा 11 कमरों के दुर्ग के भी अवशेष अपने को बालाथल सभ्यता स्थल से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है अपना बेराट। बेराट सभ्यता स्थल जो वर्तमान में कोटपुतली बहरौड जिले में है। कौन से जिले में है, कोटपुतली बहरौड जिले में है। पहले अपने जयपुर पढ़ते थे, लेकिन जो नए जिलों के निर्माण के पश्चात में बेराट जो सभ्यता स्थल है कौन से जिले के अंतर्गत है, कोटपुतली बहरौड। प्राचीन नाम इसका क्या है, विराटनगर, जो कि मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। क्या हुआ किसकी, विराटनगर जो मत्स्य प्रदेश की राजधानी। कालक्रम की बात करें तो लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी से 622 ईस्वी 322 ईस्वी तक इसका कालक्रम माना गया है। बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ बीजक की पहाड़ी, गणेश डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी है, जहां से अपने को बेराट सभ्यता स्थल के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। जिनमें सबसे पहले बात करें कि इस सभ्यता स्थल की जो प्रारंभिक जो खोज है किसका कार्य है, कैप्टन बर्ट के द्वारा। जब अपने राजस्थान में जो शिलालेख के बारे में चर्चा की थी उस समय भी कैप्टन बर्ट के द्वारा चर्चा की थी। इसके अलावा जब अपने सिक्कों के बारे में जब एक सेशन अटेंड किया था उस समय भी यहाँ पर अपने बेराट के बारे में चर्चा की थी कि बेराट के उत्खनन से कौन से अपने को सिक्के प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक वापस से चर्चा करें अपने कि इस सभ्यता स्थल की प्रारंभिक खोज का जो कार्य है कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में किया गया। कैप्टन बर्ट ने को बीजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन जो ब्राह्मी लिपि में है और भाषा क्या है, प्राकृत में उत्कीर्ण अशोक का शिलालेख मिला है। जिसको किस नाम से, भाब्रू शिलालेख के नाम से जाना जाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी पुट हो जाता है कि भाब्रू शिलालेख कहाँ पर देखने को मिला है, अपने को बेराट में देखने को मिला है। किसके समय का है, सम्राट अशोक के समय का है। किसने खोजा, कैप्टन बर्ट ने खोजा। कब खोजा, 1837 में खोजा। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। इसमें अशोक को मगध का राजा कहा गया है। तो शिलालेख के नीचे बुद्ध धम्म शंख भी लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं, बुद्ध धम्म शंख भी लिखे हैं। और इसके आधार पर अपने ये भी बोल सकते हैं कि सम्राट जो अशोक है वो किस धर्म को मानने वाले थे, तो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और ये शिलालेख जो है, जो भाब्रू का जो शिलालेख वर्तमान में 1840 से यह जो शिलालेख है कहाँ पर, कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। कौन सा सभ्यता जो अपना शिलालेख है, भाब्रू का शिलालेख है, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा 1837 में की गई थी और जिससे संबंधित अपने को सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। सम्राट अशोक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी भी इसमें माना जाता है, साथ में इनको मगध का राजा भी कहा गया है। इसके अलावा यहाँ पर इस शिलालेख के नीचे क्या लिखा गया है, बुद्ध धम्म संघ भी लिखा गया है। नेक्स्ट 1871 में अंग्रेज अधिकारी कार्लाइल को भी भीम की डूंगरी से एक शिलालेख मिला है। नेक्स्ट महाराजा सवाई राम सिंह सेकंड। महाराजा राम सिंह सेकंड के समय उनके किलेदार पिताजी खंगोरत ने उत्खनन करवाया, जिसमें उनमें सोने का कलश प्राप्त हुआ है। क्या, सोने का कलश प्राप्त हुआ है, जिसमें बुद्ध की अस्थि के अवशेष होने का अनुमान लगाया जाता है। तो बुद्ध के बारे में भी जानकारी का स्रोत अपना कौन सा है, विराट सभ्यता स्थल से है, जहां पर जो राम सिंह सेकंड है के जो किलादार है उनका नाम है पिताजी खंगोरत। इन्होंने यहाँ पर उत्खनन कार्य करवाया था, जिनमें इनको सोने का एक कलश प्राप्त हुआ है, जिसमें बुद्ध की अस्थि के अवशेष होने का अनुमान लगाया गया है। साथ में यहाँ पर बात करें इस सभ्यता स्थल की उत्खनन हुआ खोज के बारे में, तो राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा 1936 में इसकी खनन का कार्य किया गया था। उसके पश्चात में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा 1962 में इस सभ्यता स्थल की उत्खनन का कार्य करवाया गया था। इसके अलावा 1999 में बेजक की पहाड़ी से भारत की सबसे प्राचीन भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट है कि भगवान बुद्ध की सबसे प्राचीन जो मूर्ति है, वो प्रतिमा है, वो कहां पर देखने को मिली है, तो विराट सभ्यता स्थल से 1999 में। साथ ही यहाँ से गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि का अलंकृत शंख लिपि, जो क्या होती है, ब्राह्मी लिपि है, उसको अलंकृत जो रूप है उसको क्या बोला जाता है, संघ लिपि है, उसके प्रमाण भी अपने को विराट सभ्यता स्थल से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वृत्ताकार बौद्ध मंदिर के अवशेष भी देखने को मिले हैं। यहाँ से प्राप्त भवनों व मठों का जो निर्माण है मोहनजोदड़ो के समान बनी ईंटों की बनावट से हुआ है, कच्ची ईंटों से भी हुआ है। हालांकि यहाँ पर पत्थर की अधिकता है, आसपास के क्षेत्रों में काफी पत्थर देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुआ है इससे कच्ची ईंटों से ही हुआ है। यहाँ 6 से 7 कमरों का एक खंडरनुमा भवन मिला है, जिसे पुरातत्ववेत्ता बौद्ध मठ मानते हैं। क्या मानते हैं, बौद्ध मठ।
उत्खनन से मिट्टी के बने पूजा पात्र, मटके, थालियां, नाचता हुआ पक्षी, लोहे की किले आदि मिले हैं। मृत भांडों में अलंकृत घड़े जिन पर स्वास्तिक था, त्रिरत्न के चिन्ह भी देखने को मिले हैं। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के जो चिन्ह है वो कौन से सभ्यता स्थल में देखने को मिलते हैं, तो वो कौन सा है अपना विराट वाला। इसके अलावा बात करें यहाँ पर हाथ से बने सूती कपड़े में बंधी 36 चांदी की मुद्राएं मिली है। सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए ये है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी अपने जो मुद्राओं के बारे में जब चर्चा की थी, सिक्कों के बारे में जब चर्चा की थी, तो वहां भी इस बारे में चर्चा की थी। जैसे देखिए कि हाथ से बने सूती कपड़े में, तो सूती कपड़े या फिर जो कपड़े के साक्ष्य अपने को एक तो बालाथल में देखने को मिले हैं, इसके अलावा कहाँ पर विराट में देखने को मिले हैं। तो विराट से संबंधित जो सूती कपड़े के में बंधी लगभग 36 चांदी की मुद्राएं मिले हैं, जिनमें 8 पंचमार्क या फिर आहत सिक्के मिले हैं और 28 जो सिक्के मिले हैं 28 है इंडो ग्रीक और हिंद यूनानी राजाओं के सिक्के मिले हैं। और इन 28 सिक्कों में, इन 28 मुद्राओं में 16 जो यूनानी मुद्राएं किससे संबंधित है, मिनेंडर से संबंधित है। ये एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विराट सभ्यता स्थल से संबंधित अपने काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि इसके साथ अपने दो फैक्ट कवर कर रहे हैं, एक तो सभ्यता स्थल के बारे में, साथ साथ सिक्कों के बारे में भी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, जो जिसको यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है, जिसने अपनी पुस्तक भी लिखी है, जिसमें अपने राजस्थान के जहां-जहां भी उसने भ्रमण किया है, उनके बारे में जानकारी देखने को मिलती है। तो ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्रा था, उसके अनुसार हुन शासक मिहिरपुर ने बेराट का क्या किया था, विध्वंस किया था, इसका सर्वनाश किया था। विराट से महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, हर्ष काल से संबंधित, क्योंकि हवेनशाह जो था हर्ष काल में भारत आया था, लगभग 643 ईस्वी के आसपास ये यहाँ पर आया था। ये जानकारी प्राप्त होती है, पांडवों ने विराटनगर में अज्ञातवास बिताया था। तो ये था अपना राजस्थान के विराट सभ्यता स्थल के बारे में पूरी चर्चा। तो आज आपने जो कवर किया है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़, बालाथल और विराट, ये 5 अपने राजस्थान के प्रमुख सभ्यता स्थल हैं। इनके बारे में अभी तक जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, इनसे संबंधित जो फैक्ट बने हैं, वो अपने यहाँ पर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो क्लास के लिंक को शेयर करना है, साथ साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।